हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक से। और इस समय हम लोग जो है इसके अंतर्गत रीतिकाल को देख रहे हैं। और रीतिकाल में अगर हम बात करें तो हमने रीतिबद्ध कवियों का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। रीतिबद्ध कवियों की जो है 7 क्लासेज आई हैं। अगर आप में से कोई पहले की वीडियोस नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ सारी क्लासेज जो है पड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ से जाके उसका अध्ययन कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे रीति सिद्ध कवि। आप सभी जानते हैं रीति सिद्ध कवि की अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं वो आते हैं बिहारी लाल। तो देखा जाए तो रीति सिद्ध के अंतर्गत आज हम लोग बिहारी लाल का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो चलिए ठीक है, फिर देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा शुरू से अंत तक ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे दिया है रीति सिद्ध कवि। पेज नंबर की बात करें तो 156 पृष्ठ संख्या है। और स्टार्टिंग में थंबनेल में मैंने लगा भी दिया है कि पेज नंबर जो है 156 है। तो आइए देखते हैं, इसमें जो पहला पॉइंट दिया है वो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बिहारी लाल को रसवादी किसने माना है। तो ये माना है रामचंद्र शुक्ल ने। जो शुक्ल बाबा हैं उन्होंने बिहार के लोगों को कहा है कि बिहारी लोगों के अंदर जो है बहुत ही रस भरा होता है। इस तरीके से आप पढ़िएगा तो आपको जो है याद रहेगा कि बिहारी लाल को रसवादी किसने माना, तो रामचंद्र शुक्ल ने। ऐसे याद करिएगा कि जो बिहारी लोग हैं, जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, शुक्ल बाबा जो हैं, उन्होंने कहा कि जो बिहारी लोग होते हैं उनके अंदर बड़ा ही रस होता है, यानी कि बिहारी लाल को रसवादी माना शुक्ल जी ने। आगे कहते हैं, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने, जो डॉक्टर नगेंद्र हैं, इन्होंने ध्वनिवादी स्वीकार किया। किसको? बिहारी लाल को। कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र जो है बिहारी लाल को क्या स्वीकार किए हैं, इनको जो है ध्वनिवादी मानते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ध्वनिवादी किसने कहा है बिहार वालों को? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। सेकंड पॉइंट देखिएगा। सेकंड पॉइंट है, श्री राधा चरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षीय मेघ की उपमा दी है। क्या कहते हैं? जो राधा चरण गोस्वामी जी हैं, इन्होंने बिहारी को पीयूष वर्षीय मेघ की उपमा दी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये परीक्षा में पूछा भी जाता है कि बिहारी को पीयूष वर्षीय मेघ की उपमा किस आचार्य ने दी है। तो ये दिया है श्री राधा चरण गोस्वामी जी ने। तो इन्हें आप याद रख सकते हैं कि राधा के चरणों में जाकर बिहारी जो है वो पीयूष वर्षीय मेघ बन गए। जब लोग हार जाते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जो बिहार वाले हैं, यानी कि जो बिहारी लोग हैं वो कहाँ पे जाते हैं? वो राधा के चरणों में जाते हैं। जो बिहारी लोग हैं वो राधा के चरणों में जाते हैं, तो उन्हें जो है पीयूष वर्षीय मेघ की प्राप्ति होती है। हाँ, इस तरीके से आप पढ़िएगा, याद हो जाएगा कि इनको जो है पीयूष वर्षीय मेघ की उपमा किसने दी, तो श्री राधा चरण गोस्वामी जी ने। आगे देखिएगा, बिहारी लाल का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। अब हम बिहारी लाल के जीवन परिचय को देखेंगे शॉर्ट में। तो बिहारी लाल की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1595 ईस्वी में माना जाता है। इनका जन्म कब माना गया है? 1595 ईस्वी। इम्पॉर्टेंट है, समय को याद रखिएगा। और मृत्यु जो है वो 1663 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1663 ईस्वी में। इनके समय को कैसे याद करेंगे? देखिए, कहते हैं जब कोई व्यक्ति हार गया हो, ठीक है, हार से बिहार को कनेक्ट कीजिएगा। जैसे समझिए कोई व्यक्ति हार गया है, तो जब वो हारा हुआ इंसान है तो क्या आप उसको पंच मारेंगे, पंच देंगे? तो कहेंगे नहीं भाई, वो ऑलरेडी हारा हुआ है पहले से, तो उसको हम क्या ही मारें, क्या ही उसको पंच दें। तो ऐसे याद करिएगा, जो हारा हुआ है उसको नो पंच, नो से 9 और पंच से 5, तो हारे हुए को नो पंच। हम मार नहीं सकते, जो हारा हुआ ऑलरेडी है उसको हम क्या पंच से मारेंगे? नहीं मार सकते ना। तो याद हो जाएगा, जो हारा हुआ है उसको नो पंच, बस नो पंच, यानी कि 95 9 और 5 याद हो जाएगा। और मृत्यु जो है वो 1663 ईस्वी में हुई थी। आगे बात करें जन्म स्थान, तो इनका जो जन्म हुआ था वो गोविंदपुर में हुआ था।
पिता के नाम की बात करें तो इनके पिता का नाम केशवदास था। इनके गुरु थे नरहरिदास। गुरु इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहारी लाल के गुरु कौन थे? नरहरिदास थे। संप्रदाय की बात करें तो इनका जो संप्रदाय है वो निम्बार्क संप्रदाय है। आश्रयदाता जो है वो महाराज जयसिंह के आश्रयदाता में रहे हैं। किसके आश्रय में रहे हैं बिहारी लाल? तो महाराज जयसिंह के आश्रय में। बहुत बार पूछा गया है इनके आश्रयदाता। और संप्रदाय कौन है? निम्बार्क संप्रदाय। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा और यहाँ से प्रश्न जरूर आपका 1 नंबर का बनेगा ही। नेक्स्ट में देखिएगा, बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। कहते हैं जो बिहारी लाल हैं इनकी केवल एकमात्र रचना है जिसका नाम है बिहारी सतसई। सतसई मतलब 700 दोहे, ठीक है। कहते हैं बिहारी सतसई, और वो किस छंद में रची गई है? तो दोहा छंद में लिखी गई है। एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, बिहारी लाल ने जो रचना की थी बिहारी सतसई, उसमें कौन सा छंद प्रयोग किया गया था? तो दोहा छंद था। फिर आगे कहते हैं इसकी जो भाषा थी वो परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा थी। भाषा कैसी थी बिहारी सतसई की? तो वो थी परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा। तो जो बिहारी लोग हैं इनको ऐसे याद रखिएगा, जो बिहारी लोग हैं वो बड़ा बर्बर बर्बर करते थे। बर्बर बर्बर से ब्रज भाषा। बिहारी आप लोग देखिए जब ट्रेन वगैरह में जाते हैं और कहीं पे कुछ एक फैमिली बिहारी की मिल जाए आपको, 1-2 फैमिली या कोई बोगी ही मिल जाए आपको बिहारी वाली, ठीक है, जिसमें सारे बिहारी ही भरे हो, तो कितना बकबक बकबक होता है कि नहीं? अब ये मत सोचिएगा जो मेरी वीडियो देख रहा है वो बिहारी है तो मैं उन पे कह रही हूँ, नहीं, मैं बस याद करने के लिए बता रही हूँ कि जो बिहारी होते हैं वो ज़्यादा बकबक बकबक करते हैं। बकबक से ब्रज भाषा याद हो जाएगा, ठीक है। बर्बर बर्बर से ब्रज को कनेक्ट कर लीजिएगा, यानी कि इनकी जो रचना है बिहारी सतसई, उसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। आगे बढ़ते हैं। बिहारी लाल की सतसई की प्रशंसा में किसी कवि ने निम्नलिखित पंक्तियां लिखी थी। तो ये प्रश्न बन सकता है कि जो पंक्ति है वो किस रचना की प्रशंसा में लिखी गई थी। प्रश्न ऐसे बनेगा, पंक्ति दे देगी और पूछ लेगा कि ये किस कवि की रचना की प्रशंसा में लिखी गई है, या कोई रचना ही दे देगा 4-5, उसमें से एक बिहारी सतसई भी रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पंक्ति यहाँ पे अभी नीचे में पढ़ने जा रही हूँ, ये वाली जो पंक्ति है ये बिहारी लाल की जो रचना है बिहारी सतसई, इसी की प्रशंसा में किसी कवि ने ये वाली पंक्ति लिखी थी। क्या है वो पंक्ति? सतसैया के 2 हरे जो नावक के तीर, और देखन में छोटे लगे बेधै सकल शरीर। ये वाली जो पंक्ति है ये बिहारी लाल की सतसई जो रचना है उसी की प्रशंसा में लिखी गई थी। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रश्न कभी कभी बनता है कि बिहारी लाल के जो दोहे हैं उसकी उपमा जो है किससे की गई है इस पंक्ति में। तो याद रखिएगा, इसमें जो है बिहारी के दोहे की जो उपमा है वो नावक के तीर से की गई है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में देखिएगा, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई दूसरी रचना नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन का कहना है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना है ही नहीं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पॉइंट है, बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से अधिक टीका प्राप्त है। प्रश्न पूछता है कि बिहारी सतसई में हिंदी पर जो है कितनी टीकाएं लिखी गई हैं? तो बहुत ज़्यादा टीकाएं लिखी गई हैं, कम से कम 50, मतलब 50 से अधिक हैं। कितनी हैं ये नहीं अभी पता है, लेकिन हाँ 50 से ज़्यादा है इतना ज़रूर है। तो बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से अधिक टीकाएं प्राप्त हैं। बिहारी लाल के पुत्र, जो बिहारी लाल हैं इनके पुत्र जो थे उनका नाम था कृष्णलाल कवि। तो कहते हैं बिहारी लाल के पुत्र कृष्णलाल कवि ने बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रजभाषा में लिखी। मतलब कि पिताजी ने जो रचना की थी बिहारी सतसई, उस पर सबसे पहले जो टीका लिखी वो उनके बेटे ने लिखी। सबसे पहले किसने लिखा? सबसे पहले उनके बेटे ने लिखा। ऐसे याद रखिएगा, जैसे जब घर में कोई फंक्शन कुछ होता है तो जब टीका लगाने की बारी आती है, चंदन हो गया, टीका हो गया, लड़के ने पूजा की, तो जब भी टीका लगाने की बारी होती है और पिताजी को लगाना है तो हमेशा बेटे से पहले लगवाया जाता है, उसके बाद बाकी रिश्तेदार लगाते हैं। तो सबसे पहले कौन लगाता है? पहले उनका बेटा ही अपने पिता को टीका लगाता है, ठीक है।
तो उसी तरीके से आप इनको याद कीजिएगा। बिहारी लाल के ग्रंथों पर जो टीका लिखी गई सबसे पहले उनके बेटे ने लिखी थी, और बेटे का नाम क्या था? बेटे का नाम था कृष्णलाल कवि। तो इन्होंने जब टीका लिखी थी ना, तो जो है उस टीका में जो छंद का प्रयोग किया गया था वो सवैया छंद था। और उनके पिताजी ने कौन से छंद में लिखा था? तो दोहा छंद में लिखा था। लेकिन जब बेटे ने लिखा तो ऐसे याद करिएगा, बेटे ने जब लिखा तो उसको संवार दिया। जब टीका लगाया अपने पिताजी पर तो क्या किया? टीके को संवार दिया, मतलब थोड़ा सुंदर बना दिया। संवारने से सवैया याद रहेगा कि बिहारी लाल के जो बेटे थे कृष्णलाल, इन्होंने अपने पिता के ग्रंथों पर जब टीका लिखी ना तो किस छंद में लिखी? उसको संवार दिया, यानी कि सवैया छंद में लिखी, और भाषा वही रहने दी। भाषा इन्होंने भी वही रहने दी। कौन सी भाषा? बर्बर वाली भाषा। भाई जब पिता की भाषा जो थी वही बेटे की भी भाषा थी, तो भाषा वही थी, यानी कि ब्रज भाषा ही थी। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, याद कर लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा जिस तरीके से बता रहे हैं। आगे देखेंगे, बिहारी सतसई के अन्य टीकाकार निम्नांकित हैं। बिहारी सतसई पर और भी जो है टीकाएं लिखी गई। चलिए एक एक करके सारी टीकाओं को देखते हैं। सबसे पहले आते हैं टीकाकार कृष्णलाल कवि। ये अभी इन्हीं की बात मैं कर रही थी, कृष्णलाल कवि जो कि बिहारी लाल के पुत्र हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो टीकाकार आते हैं वो आते हैं कृष्णलाल कवि। इन्होंने जो टीका लिखी थी उसका नाम था कृष्णलाल की टीका, मतलब जो शीर्षक दिया था वो दिया था कृष्णलाल की टीका। विशेषता क्या थी? प्रत्येक दोहे का सवैया में विवेचन। अब देखिए, जब बिहारी सतसई लिखी गई थी वो दोहे में लिखी गई, लेकिन जब उनके बेटे ने लिखा तो वो उन्होंने संवार दिया, तो यानी कि दोहे का सवैया में विवेचन कर दिया। समझ में आ गई विशेषता इसकी। आगे देखिएगा, अगले जो हैं वो हैं सुरति मिश्र। सुरति मिश्र अगले टीकाकार हैं। इन्होंने लिखा था अमर चंद्रिका। इन्होंने जो टीका लिखी थी बिहारी सतसई पर, उसका जो नाम दिया था वो था अमर चंद्रिका। और इन्होंने क्या किया? टीका का प्रणयन दोहे में हुआ। कहते हैं टीका का जो प्रणयन है वो दोहे में ही हुआ था। और नाम क्या था इनकी टीका का? अमर चंद्रिका। तो कहते हैं भैया ज़्यादा सुरती मत खाओ, ज़्यादा सुरती खाओगे तो अमर हो जाओगे सीधा। ठीक है, सुरती खाने वाले कहते हैं ना, सुरती, बीड़ी, सिगरेट ये सब नहीं पीना चाहिए, हाँ, लेकिन तभी पीने वाले पीते हैं। तो ऐसे याद करिएगा, जो सुरती ज़्यादा खाओगे तो अमर हो जाओगे। ठीक है, याद हो जाएगा। सुरति मिश्र की अमर चंद्रिका है। आगे बात करेंगे लल्लू लाल। अगले जो टीकाकार हैं लल्लू लाल, इन्होंने भी जो है बिहारी सतसई पर टीका लिखी थी, और उस टीका का नाम था लाल चंद्रिका। लल्लू लाल, ये तो खुद ही लाल हैं, एक तो लल्लू टाइप के हैं, ऊपर से लाल भी हैं, तो इन्होंने जो टीका लिखी थी वो थी लाल चंद्रिका। तो ये तो याद हो जाएगा, सिंपल सा नाम है, भूलेगा भी नहीं। अब बात करते हैं अगले टीकाकार की। तो अगले जो टीकाकार हैं वो हैं प्रभुदयाल पांडे। प्रभुदयाल पांडे जो टीकाकार हैं, इन्होंने जो टीका लिखी है वो है प्रभुदयाल पांडे की टीका। टीका का नाम क्या है? प्रभुदयाल पांडे की टीका 1896 ईस्वी में लिखी गई है। लेकिन इसकी विशेषता क्या है? आधुनिक खड़ी बोली में लिखी गई है। ये कैसे लिखी गई है? आधुनिक खड़ी बोली में लिखी गई है। तो याद रखिएगा, प्रभुदयाल पांडे। कहते हैं जो प्रभुदयाल हैं, प्रभु जो है हम पर दया कब करते हैं? प्रभु जो है हम पर दया कब करते हैं? तो जब हम उनके सामने खड़े होकर जो है उनसे विनती करते हैं, है कि नहीं? प्रभु हम पर दया कब करते हैं? प्रभु दया करेंगे जब आप उनके सामने खड़े रहेंगे, यानी कि खड़ी बोली में इन्होंने जो है वो टीका लिखी थी। और कब लिखी थी? 1896 में। हाँ, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रभु जो है, प्रभु ने दया की 96 लोगों पर। क्यों? क्योंकि 96 लोग खड़े होकर विनती कर रहे थे। और कहते हैं प्रभु कब विनती हमारी सुनते हैं? जब हम उनके सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हैं, तब वो हम पर दया दिखाते हैं। तो कितने लोगों पर उन्होंने दया दिखाई? 96 लोगों पर। ठीक है, तो 96 1896 याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, अंबिका दत्त व्यास। अगले जो टीकाकार हैं वो हैं अंबिका दत्त व्यास। इन्होंने जो टीका लिखी वो है बिहारी बिहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है। ठीक है, बिहारी बिहार। और इसकी अगर हम बात करें विशेषता की, तो इसमें दोहे के भावों का रोला छंद में पल्लवन किया गया है। दोहे के भावों का
रोला छंद में पल्लवन किया गया है अंबिका दत्त व्यास की जो टीका है बिहारी बिहार इस पर। ठीक है, अब देखिए जैसे अंबिका दत्त व्यास का तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब इन्हें याद कैसे करेंगे, तो इनको याद करिएगा कि अंबिका जो है, अंबिका रोते रोते बिहारी के साथ विहार पर गए। एक बिहारी था, उसके साथ विहार पर निकल गए। कौन? अंबिका। अंबिका जो है रोते रोते, रोते रोते से रोला छंद याद हो जाएगा। अंबिका रोते रोते एक बिहारी के साथ बिहार पर निकल गए। ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे पद्म सिंह शर्मा। पद्म सिंह शर्मा के द्वारा लिखी गई जो टीका है वो है संजीवनी भाष्य। संजीवनी भाष्य की अगर हम विशेषता की बात करें तो इसमें जो है तुलनात्मक पद्धति में अर्थ निरूपण है। क्या कह रहे हैं? संजीवनी भाष्य जो है इसमें तुलनात्मक पद्धति में अर्थ निरूपण है। अब इन्हें कैसे याद करेंगे? कहते हैं कि जो पद्म, कहते हैं पद्म की तुलना संजीवनी से की गई। किसी के पद की तुलना, पद या पद्म जो भी बनाइए, कहते हैं पद्म की तुलना किससे की गई? संजीवनी से की गई। या फिर पद की तुलना, जैसे आजकल क्या हो रहा है, सभी लोग जो आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं ताकि एक अच्छा पद प्राप्त कर सकें, ठीक है, एक अच्छी जॉब मिल जाए। और आजकल कोई भी पद पाना संजीवनी के बराबर हो गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि क्या ही बताएं। एक नौकरी पाना ना बहुत लगता है ऐसा कि जैसे हमने ज़िंदगी में क्या पा लिया। पहले इतना नहीं था जितना अब हो गया है। जल्दी नौकरी मिल ही नहीं रही, और सरकारी नौकरी तो और नहीं मिल रही है। तो आज के टाइम से अगर आप जोड़ेंगे तो नौकरी क्या है? नौकरी एक पद ही तो है। आपको मिल रहा है ना एक पद, टीचर का एक पद मिल रहा है। तो जब टीचर का पद मिलेगा तो ऐसा लगेगा ना कि आपको एक संजीवनी मिल गई है। तो कह सकते हैं कि पद की तुलना जो है किससे की गई? संजीवनी से की गई। तो पद से पद्म सिंह शर्मा, तुलना से तुलनात्मक पद्धति, और संजीवनी से संजीवनी भाष्य। याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा आनंदी लाल शर्मा। अगले जो टीकाकार हैं वो हैं आनंदी लाल शर्मा। इनके द्वारा जो टीका लिखी गई वो है फिरंगे सतसई। कौन सी टीका लिखी गई? फिरंगे सतसई। बात करें विशेषता की तो फारसी भाषा में लिखी गई। ये जो फिरंगे सतसई है वो किस भाषा में लिखी गई? ये फारसी भाषा में लिखी गई। तो कैसे याद करेंगे? देखिए जो फिरंगी लोग थे, फिरंगी लोग, फा से फिरंगी, फा से फारसी भाषा, इसको तो आप याद ही कर लीजिएगा। फिरंगियों की जो भाषा थी वो फारसी थी। तो कह सकते हैं हमारे देश में जो है फिरंगी लोग जो रहते थे यहाँ पर भारत में, तो बड़े आनंद के साथ रहते थे। उनको शर्म वर्म नहीं आती थी कि दूसरे के देश में हम लोग इतना ठाट बाट से रह रहे हैं, आनंद के साथ रहते थे। उनको शर्म नहीं आती थी। शर्म से शर्मा किसको? फिरंगी लोग जो थे उन लोगों को शर्म नहीं आती थी। बड़े आनंद के साथ हमारे देश में रहते थे। और उनकी भाषा क्या थी? फारसी भाषा थी। फा से फिरंगी, फा से फारसी। तो आनंद से आनंदी लाल शर्मा और फिरंगे से फिरंगे सतसई। तो फिरंगी जो है बड़े आनंद के साथ हमारे देश में रहते थे। आगे देखिएगा अगले जो कवि हैं वो हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है बिहारी रत्नाकर। 1921 ईस्वी की रचना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सतसई पर जो टीका लिखी उसका नाम दिया बिहारी रत्नाकर। इंपॉर्टेंट है। समय क्या है? 1921 ईस्वी। ठीक है। आगे कहते हैं हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका जो लिखी गई वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई, जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसीलिए ये वाली जो टीका है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होती है। कई बार परीक्षा में पूछी भी गई है। बिहारी रत्नाकर नाम से जो टीका लिखी गई बिहारी सतसई पर, उसकी भाषा क्या थी, और दूसरी बात जो है वो किस सन में लिखी गई, और तीसरी बात वो किसके द्वारा लिखी गई। तो भाषा थी हिंदी खड़ी बोली, समय था 1921 ईस्वी, और लिखा किसने था? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। रत्नाकर से रत्नाकर कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन 1921 को याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है इनके बिहारी सतसई पर जो लिखी गई टीकाएं हैं उन टीकाओं की हमने बात कर ली। अब देखिएगा बिहारी सतसई का अन्य भाषा में किया गया अनुवाद निम्नांकित है। अभी तक तो हम टीकाओं को पढ़ रहे थे, अब हम देखेंगे जो बिहारी सतसई बिहारी जी की रचना है उसका जो है अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुवादक पंडित परमानंद की। पंडित परमानंद ने जो है बिहारी सतसई का जो है इसका अनुवाद किया था संस्कृत भाषा में। भाई पंडित थे तो संस्कृत जानते ही हैं, तो संस्कृत भाषा में पंडित ने अनुवाद किया और नाम क्या दिया?
श्रृंगार सप्तशती। नाम क्या दिया? श्रृंगार सप्तशती। बिहारी सतसई पर जो रचना है इसका जब दूसरी भाषा में अनुवाद किया गया तो सबसे पहले समझिएगा, सबसे पहले जो है संस्कृत भाषा में अनुवाद किया गया बिहारी सतसई का। अच्छा, जब संस्कृत भाषा में अनुवाद किया तो किसने किया? तो एक पंडित थे, भाई पंडितों को संस्कृत आती है, तो संस्कृत भाषा में एक पंडित ने किया और जब अनुवाद किए तो उसका उन्होंने नाम चेंज कर दिया। नाम क्या रख दिया? श्रृंगार सप्तशती नाम कर दिया। याद रहेगा। आगे बात करेंगे मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम। इनके द्वारा जो बिहारी सतसई का जो है दूसरी भाषा में अनुवाद किया गया वो था उर्दू भाषा में जो है प्रीतम जी ने अनुवाद किया था बिहारी सतसई का, और इसका नाम इन्होंने क्या दिया था? गुलदस्त बिहार। क्या नाम दिया था? गुलदस्त बिहारी। ये किसने दिया था? प्रीतम जी ने उर्दू भाषा में जो है बिहारी सतसई का अनुवाद किया था और नाम क्या दिया था? गुलदस्त बिहारी दिया था। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या 719 है। इनके जो टोटल दोहों की संख्या बताई गई है वो 719 बताई गई है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 मानी है। यानी कि वही जिनके द्वारा जो टीका लिखी गई है बिहारी सतसई पर, खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका बताई गई, उन्होंने ही, रत्नाकर ने ही जो है बिहारी सतसई के दोहों की जो संख्या है वो 713 बताई। और लोगों के अनुसार, मतलब कि समस्त लोगों के अनुसार जो इनके दोहों की संख्या है वो 719 बताई जाती है। और हाँ, अगर शुक्ल जी के अनुसार प्रश्न बनेगा कि शुक्ल जी ने बिहारी के दोहों की संख्या कितनी बताई, तो इन्होंने जो है 700 बताई। शुक्ल जी ने कितनी बताई? तो शुक्ल जी ने दोहों की संख्या 700 बताई। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, बिहारी सतसई पर सर्वाधिक प्रभाव निम्न कवियों का पड़ा था। कहते जो बिहारी सतसई है इस पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था वो कौन कौन से कवियों पर पड़ा था बिहारी सतसई का? तो सबसे पहले आते हैं अमरुक कवि। एक कवि आते हैं जिनका नाम है अमरुक कवि। इन पर जो है बिहारी सतसई का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था और उसी पर इन्होंने अमरुक शतक नाम से एक रचना कर दी। अमरुक कवि ने एक रचना कर दी अमरुक शतक, और इसकी भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। अगले कवि हैं हाल कवि, जिन्हें हम शालिवाहन के नाम से भी जानते हैं। इनकी बात करें तो इन्होंने जो रचना लिखी थी वो थी गाथा सप्तशती, और ये जो है प्राकृत भाषा में लिखी गई। आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया है, जो लोग मेरी क्लास में पहले से जुड़े हैं उनको ये पॉइंट याद होगी कि जो गाथा सप्तशती है ये वही रचना है जिसमें पहली बार जो है राधा का वर्णन मिलता है। कृष्ण की जो राधा है वही राधा जो है उनका वर्णन जो है सबसे पहले गाथा सप्तशती में ही पाया गया है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। और बात करें तो ये गाथा सप्तशती हाल कवि की है और इसकी भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है। नेक्स्ट में है गोवर्धनाचार्य। गोवर्धनाचार्य की जो रचना है वो है आर्या सप्तशती, और आर्या सप्तशती की जो भाषा है वो है संस्कृत भाषा। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं, संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है। संस्कृत के एक आचार्य थे बलदेव उपाध्याय, इन्होंने लिखा है हाल गाथा के, गोवर्धन आर्या के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। तो यानी कि जो बलदेव उपाध्याय हैं इन्होंने हाल कवि को गाथा का बादशाह माना, गोवर्धनाचार्य को आर्या का बादशाह माना और बिहारी को दोहा का बादशाह कहा है। 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में निम्न बातें लिखी हैं। जो रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने बिहारी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। तो चलिए हर एक पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला जो कथन है वो है, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ये कथन जो है परीक्षा में कई बार बना हुआ है, तो इस कथन को ध्यान रखिएगा। शुक्ल जी के अनुसार कहा गया है कि इसका एक एक दोहा, किसका? बिहारी जी की जो रचना है बिहारी सतसई, कहते हैं इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। याद रखिएगा, शुक्ल जी के अनुसार कहा गया है।
अगला जो कथन है वो है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये वाला जो कथन है ये भी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। नेक्स्ट में देखिएगा, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। ये बात कौन कहता है? ये भी कहते हैं शुक्ल जी। एक बार फिर से इस कथन को पढ़िएगा। कहते हैं कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की भी समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कथन है वो है, बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। कहते हैं बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। ये जो कथन है ये भी शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है, बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए, उनके पक्षों से समझना चाहिए, जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा कथन है जो कि शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है बिहारी जी के संदर्भ में। एक बार फिर से इस पॉइंट को पढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए, उनके पक्षों से समझना चाहिए, जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेलबूटे देख घंटों वाह वाह किया करते थे, पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। ये जो कथन है ये बिहारी के संदर्भ में कहा गया है, लेकिन शुक्ल जी के द्वारा। और एक बात और, अगर आप लोगों को शुक्ल जी के कथनों को पढ़ना है, यहाँ पे तो शुक्ल जी ने कहा ही है बिहारी के संदर्भ में, लेकिन अगर आपको शुक्ल जी का बच्चन सिंह के जो महत्वपूर्ण कथन परीक्षा में पूछे जाते हैं, अगर आप लोगों को इसका अध्ययन करना है सिर्फ कथनों का, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। एक कथन की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, 2 या 3 वीडियो होगी, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी से शुक्ल जी, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, जितने भी महत्वपूर्ण लेखक हैं उनके जो कथन हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वहाँ पे मैंने अलग अलग से बताया हुआ है। तो आप एक बार जाके वहाँ से उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें केवल कथनों की बात की गई है, कौन सा कथन किसके संदर्भ में और किसके द्वारा कहा गया है। एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कथन है वो है, भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती हैं। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये भी जो है शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है और बिहारी के संदर्भ में। कहते हैं भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता तो उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। तो ये बात थी बिहारी के संदर्भ में, जो कि शुक्ल जी के द्वारा कही गई है और इम्पोर्टेंट भी है। आगे बात करेंगे, अगले कवि हैं वृंद। तो वृंद की अगर हम बात करें तो इनका पूरा नाम वृंदावन था। इनका जन्म मेड़वे में हुआ तथा इनके पिता का नाम श्री रूप था। पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम जो है वो श्री रूप था और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? मेड़वे में हुआ था और इनका पूरा नाम क्या था? वृंदावन था। वृंद के आश्रयदाता औरंगजेब तथा
किशनगढ़ के महाराज जय राज सिंह थे। कहते हैं वृंद के जो आश्रयदाता थे वो औरंगजेब तथा किशनगढ़ के महाराज राज सिंह थे। वृंद की प्रमुख रचनाएं कालक्रमानुसार निम्नांकित हैं। अब इनकी रचनाओं को हम देखते हैं। सबसे पहली रचना है बारहमासा। बारहमासा 1668 ईस्वी में लिखी गई है। 12 महीने का वर्णन इसमें किया गया है। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है 12 है, तो 12 महीने का वर्णन किया गया है। समय क्या है? 1668 ईस्वी। दूसरी रचना है भाव पंचाशिका। भाव पंचाशिका 1686 ईस्वी की रचना है। श्रृंगार के विभिन्न भागों का वर्णन किया गया है। जो भाव पंचाशिका है ये 1686 की रचना है और श्रृंगार के विभिन्न भागों का वर्णन इसमें प्रस्तुत है। अगली रचना है नयन पचीसी। नयन पचीसी 1686 ईस्वी की रचना है। नेत्रों द्वारा प्रकट विभिन्न भावों का वर्णन किया गया है। अब नयन और नेत्र मिलता जुलता है भाई। नयन यानी कि नेत्र, आँख, ठीक है। तो कहते हैं नयन पचीसी में क्या है? नेत्रों के द्वारा जो भाव प्रकट होते हैं उनका वर्णन किया गया है। समय क्या है? 1686 ईस्वी। अगली जो रचना है वो है पवन पचीसी। पवन पचीसी 1681 ईस्वी। षड ऋतु का 56 छंद में वर्णन किया गया है। कैसा? पवन जो है वो भी एक ऋतु है, हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं पवन पचीसी में क्या है? इसमें षड ऋतु का 56 छंद में वर्णन प्रस्तुत किया गया है। फिर बात करते हैं श्रृंगार शिक्षा की। श्रृंगार शिक्षा 1691 ईस्वी में लिखी गई। इसमें जो है आभूषण एवं श्रृंगार के साथ नायिकाओं का वर्णन किया गया। एक चीज पढ़िएगा, विषय वस्तु क्या है? आभूषण एवं श्रृंगार के साथ नायिकाओं का वर्णन। यानी कि श्रृंगार, देखिए आप जानते हैं श्रृंगार कौन करता है? श्रृंगार महिलाएं करती हैं, स्त्रियां करती हैं, नायिका करती हैं। तो श्रृंगार की शिक्षा किसको मिलनी चाहिए? नायिकाओं को मिलनी चाहिए। नायिकाओं को श्रृंगार की शिक्षा मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि उन्हें आभूषण पहनना रहता है। उसमें बताया जाएगा आभूषण कैसे पहनेंगे और श्रृंगार कैसे करेंगी नायिकाएं। तो आप कभी भूलेगा नहीं, आप इस तरीके से पढ़िएगा कि भाई श्रृंगार जो है वो नायिकाएं करती हैं। तो नायिकाएं ही श्रृंगार करती हैं, तो श्रृंगार की शिक्षा हमें किसको देनी चाहिए? नायिकाओं को ही देनी चाहिए, ताकि उन्हें ये पता रहे कि पायल जो है वो पैरों में पहनी जाती हैं, कंगन जो है वो हाथ में पहने जाते हैं, नथ जो है वो नाक में पहनी जाती है और जो झुमकी होती है वो कान में पहनी जाती है। जब आप बताएंगे तभी तो वो जानेंगी। तो श्रृंगार की शिक्षा किसको दी जाए? नायिकाओं को दी जाए, क्योंकि नायिकाएं ही श्रृंगार करती हैं। इससे आपको विषय वस्तु हमेशा याद रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा। आगे देखिएगा, जो अगली रचना है वृंद की वो है यमक सतसई। यमक सतसई 1706 ईस्वी में लिखी गई है। कहते हैं कि 715 छंदों में यमक अलंकार का वर्णन मिलता है। यमक सतसई 1706 ईस्वी की रचना है और इनके 715 छंदों में यमक अलंकार का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे जो है इतनी वृंद के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, हिंदी के अन्य प्रमुख रीतिकालीन कवियों की रचनाएं निम्नलिखित हैं। कुछ और भी प्रमुख रीतिकालीन कवि हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। बात करें सबसे पहले कवि की, तो सबसे पहले कवि आते हैं रसनिधि, जिन्हें हम पृथ्वी सिंह के नाम से जानते हैं। इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई वो हैं रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्त, बारहमासा, रसनिधि सागर और हिंडोला। ये सारी की सारी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई? रसनिधि के द्वारा। रसनिधि पृथ्वी सिंह, ठीक है। इनको हम पृथ्वी सिंह के नाम से जानते हैं। इन्हें याद कैसे करेंगे? देखिए, कहते हैं पृथ्वी पर जो है हजारों रत्न मिलते हैं। अगर रत्नों की बात की जाए तो आपको कहाँ मिलेगा? इसी पृथ्वी पर मिलेगा। तो रत्न हजारा, पृथ्वी पर जो है हजारों रत्न मिलते हैं। जब पृथ्वी पर हमें हजारों रत्न मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? तो विष्णु पद के कीर्तन करने लगते हैं। अगर हमें हजारों रत्न की प्राप्ति हो जाए तो हम भगवान की शरण में जाएंगे ना, उनका धन्यवाद करने की हमें इतने धन की प्राप्ति हुई, इतने रत्न मिले। तो कहते हैं कि जब पृथ्वी में हमें हजारों रत्न मिले तो हम कहाँ गए? हम विष्णु पद के कीर्तन करने लगे। कीर्तन करने लगे, वो भी कैसे? कवित्त रूप में 12 महीने, पूरे 12 महीने हमने जो है, जब हमें हजारों रत्न की प्राप्ति हुई पृथ्वी पर, तो हम विष्णु पद के कीर्तन करने लगे और कवित्त रूप में कीर्तन किया। कब तक किया? 12 महीने किया। 12 महीने किया। उसके बाद जो है रसनिधि के सागर में हिडोला मारने चले गए।
उसके बाद क्या हुआ, 12 महीने यानी कि 1 साल तक हमने जो है कवित्व रूप में उनका कीर्तन किया विष्णु के पदों का, और उसके बाद जो है हम रस निधि के सागर में हिंडोला मारने चले गए। तो याद हो जाएगा, ये रस निधि की सारी रचनाएं हैं। आगे बात करेंगे नृप शंभुनाथ सिंह सोलंकी, इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई वो है नायिका भेद, नखशिख, सात शतक। नायिका भेद, नखशिख, सात शतक, ये किसके द्वारा लिखी गई, नृप शंभुनाथ सिंह सोलंकी के द्वारा। तो कहते हैं जो शंभुनाथ हैं उन्होंने नायिका भेद कैसे किया, पहले जैसे 7 नायिकाएं हैं ऐसे समझिएगा, जो शंभु हैं शिव शंभु ऐसे लीजिएगा, शंभु से याद हो जाएगा नृप शंभुनाथ। कुछ नायिकाएं खड़ी हैं, तो अगर सारी समझ लीजिए कि सभी की शक्लें एक जैसी है। अब इनको हम कैसे समझेंगे कि ये अलग हैं, ये अलग हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है। तो इन्होंने पहले क्या किया, पहले सभी को नख से लेकर सिर तक देखा, नख से यानी कि नाखून से लेकर सिर तक देखना, उसका वर्णन करना। तो शंभुनाथ क्या करते हैं, पहले सभी नायिकाओं को क्या करते हैं, नख से सिर तक देखते हैं, फिर उनमें भेद स्थापित करते हैं, फिर उनमें भेद बताते हैं कि कौन सी चीज़ें किसको किससे अलग करती है। ठीक है, नायिकाओं में भेद करते हैं। कैसे करते हैं, पहले नखशिख को देखते हैं, फिर नायिकाओं में भेद करते हैं, और ये करने के बाद जो है 7 शतक लगाते हैं। ठीक है, ये 7वां शतक लगाते हैं। कौन ऐसा कर पाएगा, ये शंभु जी ही कर पाएंगे, बाकी नायिकाओं में भेद कोई नहीं कर पाएगा। नायिकाओं में भेद कौन कर पाएगा, शंभु जी। तो 7 शतक लगाते हैं, याद हो जाएगा। आगे बात करेंगे नेवाज की। नेवाज की रचना है शकुंतल नाटक। ठीक है, इनकी एक ही रचना है, इंपॉर्टेंट भी है। अगले कवि हैं कृष्ण कवि लाल। कृष्ण कवि लाल की रचना है बिहारी सतसई की टीका, विदुर प्रजागर। ये 2 रचनाएं हैं, बिहारी सतसई की टीका और दूसरी है विदुर प्रजागर, ये कृष्ण कवि लाल की है। आगे देखिएगा, ये वही कृष्ण कवि लाल हैं जो बिहारी के बेटे हैं। इनकी एक रचना तो आपको मैंने बताई, बिहारी सतसई की टीका, जो कि इन्होंने सवैया छंद में लिखी थी, और दूसरी है विदुर प्रजागर, याद रखिएगा। अगले कवि हैं हठी जी। हठी जी की अगर हम बात करें तो इनकी रचना है श्री राधा सुधा शतक, 103 छंदों में लिखी गई है। श्री राधा सुधा शतक हठी जी की रचना है। तो कह सकते हैं राधा और सुधा जो है वो हट करके बैठी हैं। राधा और सुधा जो है हट करके बैठी हैं कि 103 छंदों पर शतक लगाएंगी। कहते हैं श्री राधा सुधा शतक। तो कहते हैं जो राधा है और जो सुधा है, राधा और सुधा नाम की 2 लड़कियां हैं, ये हट करके बैठी हैं कि ये 103 छंदों पर शतक लगाएंगी। 103 से 103 छंद हैं और हट से हठी जी की ये रचनाएं हैं। आगे बात करेंगे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की जब हम बात करते हैं तो इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई वो है विक्रम सतसई। विक्रम सतसई और ब्रजलीला, ये 2 रचनाएं मिलती हैं, विक्रमादित्य के द्वारा लिखी गई हैं, विक्रम सतसई और ब्रजलीला। आगे देखिएगा, आगे बात करेंगे राम सहाय भगत। राम सहाय भगत के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई, सबसे पहले आती है राम सतसई, दूसरी रचना है वाणी भूषण, तीसरी है वृत्त तरंगड़ी और चौथी है ककहरा। ये 4 रचनाएं जो हैं राम सहाय भगत के द्वारा लिखी गई है। एक तो राम सतसई है, नाम से ही है, दूसरी है वाणी भूषण। तो वाणी जो होती है, जो वाणी का आभूषण है, हम वाणी जो हम बोल रहे हैं, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, अगर हम बोले ना, अपनी वाणी का प्रयोग ना करें तो क्या आप लोगों की सहायता हो पाएगी? आप लोग चीज़ों को याद कर पाएंगे बिना मेरे बताए ट्रिक से? जब बता रहे हैं तभी तो आप उस ट्रिक को समझ पा रहे हैं। तो वाणी ही तो सहायक बन रही है ना, वाणी ही तो सहायक बन रही है। तो वाणी सहायक बनी, यानी कि वाणी भूषण किसकी है, सहाय, यानी कि राम सहाय। फिर है वृत्त तरंगड़ी और ककहरा, ये भी रचनाएं किसकी हैं, राम सहाय की हैं। आगे बात करेंगे, अगले जो कवि हैं वो है बेनी वाजपेयी। बेनी वाजपेयी की रचना है फुटकर छंद, किसकी है, बेनी वाजपेयी की है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट कवि आते हैं पजनेश। पजनेश की जो रचनाएं हैं वो हैं पजनेश प्रकाश, नखशिख और मधुर प्रिया। पजनेश प्रकाश, नखशिख और मधुर प्रिया, ये 3 रचनाएं पजनेश की है। तो कह सकते हैं कि पावजेब, जैसे पजनेश को हम लोग पावजेब से कनेक्ट किए हैं। जो पावजेब पायल जो होता है ना, पायल का जो बड़ा रूप होता है उसको पावजेब कहते हैं। तो कहते हैं जो पावजेब होती है, पावजेब की जो आवाज़ होती है वो कानों को जो है बड़ी मधुर और प्रिय लगती है। पावजेब की जो आवाज़ होती है, छम 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 बजती है, तो वो कानों को क्या लगती है, बड़ी मधुर और प्रिय लगती है।
तो ऐसे याद कर लीजिएगा, पजनेश प्रकाश याद रहेगी, और नक्सिक तो इनकी है ही, और मधुर प्रिया यानी कि जब पाजेब पहनो तो उसकी आवाज़ बड़ी मधुर और प्रिय भी लगती है। तो इस तरीके से जो है, और भी जो रीति सिद्ध कवियों के अंतर्गत जो कवि आते हैं, जो कि डॉक्टर नगेंद्र ने इन कवियों को शामिल किया है रीति सिद्ध के अंतर्गत, उनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं उनको भी हमने पढ़ लिया है। और अगर आप रीति सिद्ध कवियों को याद करना चाहते हैं ट्रिक से, तो आप मेरी रीतिकाल की जो पहली वीडियो आई थी जिसमें नामकरण और मैंने जो है इसके भेद बताए थे कि रीतिकाल के कितने भेद किए गए, ठीक है, उनके भाग कितने किए गए, किसको किसमें स्थान दिया गया, वहाँ पर जो है आपको रीति सिद्ध कवियों की ट्रिक मिल जाएगी। तो आप वहाँ से जाके सारे कवियों को ट्रिक से याद कर सकते हैं, और यही सारे कवि वहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। बाकी ट्रिक से अगर कवियों को याद करना है तो आप पहली वाली क्लास जरूर देखिएगा। और लास्ट में एक पॉइंट है कि राम सहाय भगत का ककहरा जैसी की अखरावट की शैली में लिखा गया है। कहते हैं राम सहाय भगत का जो ककहरा ग्रंथ है ये वाला, ये जैसी की जो अखरावट रचना है उसी की शैली में रचित है। तो यहाँ पर हमने जो है आज रीति मुक्त कवियों का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कल हम देखेंगे रीति मुक्त कवियों को। रीति सिद्ध कवियों का संपूर्ण अध्ययन हमने यहाँ पे कर लिया है। तो अगर हम बात करें रीति सिद्ध कवियों की, तो रीति सिद्ध कवियों का हमने जो है संपूर्ण अध्ययन कर लिया है, और कल हम देखेंगे रीति मुक्त कवियों को। तो आप सभी को अगर आज का ये सेशन पसंद आया है, ये क्लास पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप में से किसी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं ठीक इसी टाइम शाम 6 बजे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। तो अभी हम चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।